मैंने कांग्रेस से 1971 का बदला ये कहकर के लिया कि उत्तर प्रदेश में 300 सीटों पर अम्बेडकरवाद लड़ेगा और 125 सीटों पर गांधीवाद लड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यह उपरोक्त शब्द मान्यवर साहब कांशीराम जी के हैं, जिन्होंने सन 1971 में जब कांग्रेस और आरपीआई का समझौता हुआ था, तो उस समझौते का बदला लेने के लिए साहब ने उसी दिन से कसम खा ली थी। जी हाँ दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं दलित चौपाल। साहब की आज की इसी सच्ची घटना से मैं आप लोगों को अवगत कराने जा रहा हूँ। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि साहब के जो संघर्ष के किस्से हैं वो इसी प्रकार आप तक पहुँचते रहें। तो आइए शुरू कर। साथियों, बात है 1971 की, जब 1971 में पुणे की बाबा गार्ड के धर्मशाला में जब कांग्रेस और आरपीआई का समझौता हो रहा था, तो उसी समय उस धर्मशाला के बाहर मान्यवर साहब कांशीराम जी समझौते के नतीजों के इंतजार में बाहर खड़े हुए थे। साहब कांशीराम जी इंतजार कर रहे थे कि कब लोग बाहर निकले और मैं कब नतीजों को देखूं। साथियों, तो कुछ समय बाद उस धर्मशाला से कांग्रेस की तरफ से कोई कांग्रेस का नेता बाहर निकल करके आता है और आरपीआई की तरफ से दादा साहब गायकवाड़ बाहर निकल करके आते हैं। और जब समझौता का ऐलान होता है, तो ऐलान ये होता है कि 520 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट पर आरपीआई लड़ेगी। साथ ही ये जो समझौता था, ये समझौता उस समय पर पूरे देश में हो रहे लोकसभा के आम चुनाव के लिए ये समझौता था। तो जो समझौता हुआ था आरपीआई और कांग्रेस के बीच में कि 1 सीट पर आरपीआई लड़ेगी और 520 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। तो साथियों, जब ये समझौते के नतीजे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने सुने, तो साहब जी का जो मन था वो बहुत ही दुखी हो गया। साहब बेहद ही अपने आप को दोष दे रहे थे कि मैं कहाँ पर मेहनत करने में लगा था। साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उन नतीजों को सुनकर के बड़े ही दुख के साथ महाराष्ट्र छोड़ने का फैसला कर लिया और कहा कि आज की तारीख में ये समझौता इस प्रकार से समझा जा सकता है कि पूरे देश में 520 सीट पर गांधीवाद लड़ेगा और 1 सीट पर अम्बेडकरवाद लड़ेगा। तो साथियों, बड़े ही दुखी मन के साथ मान्यवर साहब कांशीराम जी ने महाराष्ट्र छोड़ने का फैसला कर लिया। साथियों, आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि जिस 1 सीट पर आरपीआई चुनाव लड़ी थी, वो आरपीआई का उम्मीदवार भी बाद में कांग्रेस में शामिल हो गया। साथियों, ये पूरा घटनाक्रम कांग्रेस और आरपीआई के समझौते का था, जिसमें कांग्रेस ने बड़ी ही चालाकी से आरपीआई को एकमात्र सीट दी, जिससे कि अम्बेडकरवाद को समाप्त किया जा सके। लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी महाराष्ट्र छोड़ने का फैसला कर लिया और एक टीस और एक बदला अपने मन में लेकर के आए कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कांग्रेस को छोड़ूंगा नहीं। और साथियों, आखिरकार वो दिन आ जाता है 1996 में, जब मान्यवर साहब कांशीराम जी महाराष्ट्र को छोड़ने के बाद में अपने कर्म भूमि के रूप में उत्तर प्रदेश को चुनते हैं। तो वहाँ पर मान्यवर साहब कांशीराम जी अथक संघर्ष करते हैं। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करके और 1996 में बसपा को एक पूरे देश में ताकतवर बना देते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी जड़ें जमा लेती है और आखिरकार 1996 में मान्यवर साहब कांशीराम कांग्रेस को उसकी औकात बताने का काम करते हैं। 1996 में साथियों, जो इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस, उस कांग्रेस को मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 1996 में पिछला गो बना करके रख दिया। मतलब ये 1996 में जब कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हुआ था, तो साहब ने समझौता ये किया कि 300 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और 125 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। तो साथियों, ये समझौता 1996 में हुआ था। तो नतीजा ये हुआ
कि कांग्रेस को 33 सीटें मिली 125 सीटों में से, और उन 33 सीटों में भी गत वर्षों में बहुजन समाज पार्टी ने 50,000 से अधिक मत हासिल किए। साथियों, जब ये समझौता हुआ तो ये समझौता दिल्ली के संसद हाउस में मान्यवर साहब कांशीराम जी और उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के बीच में हुआ था। इस समझौते के समय उस समय के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी भी वहाँ मौजूद थे, शरद पवार भी वहाँ मौजूद थे, जैसे कांग्रेस के कई बड़े और दिग्गज नेता वहाँ मौजूद थे। जब इस समझौते की प्रेस वार्ता हो रही थी तो साहब बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे। वहीं नरसिम्हा राव उखड़े उखड़े से नज़र आ रहे थे। साथियों, इस समझौते को लेकर के शरद पवार भी साहब से मिलने आया करते थे, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने शरद पवार को दो टूक कहते हुए बहुत ही तगड़े रूप में उसको ये सुना दिया कि शरद पवार, ये महाराष्ट्र की राजनीति नहीं है, ये महाराष्ट्र का खेल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, ये तेरे बस की बात नहीं है। तो बार बार में समझौते की सिफारिश लेकर के मत आया कर, तो तेरे आला कमान को मेरे पास भेजा कर। तो साथियों, इस प्रकार से साहब ने कांग्रेस और बसपा का एक गठबंधन किया, और साहब ने फिर बाद में इस गठबंधन का खुलासा करते हुए ये स्पष्ट किया कि मैंने ये गठबंधन महाराष्ट्र का बदला लेने के लिए किया था। जब कांग्रेस ने 1971 में आरपीआई को एक सीट दी थी और कांग्रेस खुद 520 सीटों पर लड़ी थी, तो उसी का बदला लेने के लिए मैंने यह गठबंधन किया था। और साहब ने कहा था कि आज मैंने साबित कर दिया कि मैंने 300 सीटों पर अम्बेडकरवाद को लड़ाया और 125 सीटों पर गांधीवाद को लड़ाया। तो साथियों, ये साहब का संघर्ष था, ये साहब की आज की कहानी थी। साहब के संघर्षों से आप लोग जाने कि साहब ने किस प्रकार अपने दुश्मनों से बदला लेते थे। साहब अपने दुश्मनों से उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के तौर तरीके में, उन्हीं के प्रवेश में इस प्रकार से बदला लेते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आज के जो हमारे नए नए युवा हैं, उन्हीं जो युवा अपने आप को हम मान्यवर साहब के फॉलोवर हैं, मान्यवर साहब के अनुयायी हैं, तो अगर आप लोग अपने आप को मान्यवर का अनुयायी कहते हैं तो मान्यवर को पढ़ लीजिए, मान्यवर को जान लीजिए, मान्यवर को समझिए। मान्यवर ने कभी लठ, बंदूक और तलवारों से बात नहीं की थी। मान्यवर ने कभी काला चश्मा और बड़ी बड़ी मूछें रख करके किसी एक जाति विशेष को टारगेट नहीं किया था। साहब का सपना था, साहब का संघर्ष था कि इस देश में जो गैर बराबरी है, इस देश में जो समानता की भावना लोगों में कूट कूट के भरी है, उस गैर बराबरी और समानता को मिटा करके इस देश में समानता पैदा करके और भाईचारा स्थापित करना था। आज के युवा साहब को पढ़े, उनके संघर्ष को जाने, तभी अपने आप में किसी प्रकार का शब्द बोले, किसी प्रकार की वाणी बोले, अन्यथा नतीजा अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे रजा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।